हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी जो क्लास होगी, आज का जो अध्याय है वो 5 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, पादप रोग विज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फ्यूचर में आने वाले जितने भी वैकेंसीज हो, प्लांट पैथोलॉजी जो है यानी कि पादप रोग विज्ञान, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि जो पादप रोग विज्ञान है यानी कि जो प्लांट पैथोलॉजी है, वो आपको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है। कहने का मतलब है कि आप क्यों उस चैप्टर के अंदर आए हैं, क्यों हमको ये चैप्टर आपके बुक के अंदर डाला गया है और हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, जो अध्याय 5 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो भी फार्मर होता है, ठीक है, फार्मर को अधिकतर जो उसका जो फील्ड होता है, फील्ड पे दो ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है मुख्यतः। पहली तो होती है कीट, ठीक है, और दूसरी होती है पादप रोग। तो जो फार्मर होता है, फार्मर को मेनली जो फील्ड के अंदर जो दो प्रकार की समस्याएं होती है उनका सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर जो पादप रोग हैं वो एक महत्वपूर्ण क्या निभाते हैं, इसमें भूमिका निभाते हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है पादप रोग विज्ञान, जिसके अंदर हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे और शब्दावलियां देखेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसकी शब्दावलियां हैं वो समझें, क्योंकि डायरेक्ट हमको जो प्रश्न पूछे जाते हैं शब्दावली से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और जब तक हमको उसकी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली नहीं पता चलेगी, तब तक हम अच्छे से उस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी जो है या पादप रोग विज्ञान है उसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा देखो, सबसे पहले क्या होता है। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों, देखो, सबसे पहली बात तो है कि जो पादपों में रोग होते हैं वो होते किस वजह से हैं, कौन कौन से कारक उनके लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या किसकी स्टडी करते हैं कि कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरी बात है हेतु की। देखो, हेतु की का मतलब होता है, इसको इटियोलॉजी भी कहा जाता है। हेतु की का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास में रोग कारक है, वो रोग कारक एक पौधे के ऊपर किस प्रकार से विकसित होते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन चक्र चलता है, किस प्रकार से वो अपने लक्षण प्रकट करते हैं और किस प्रकार से उस पौधे को हानि पहुंचाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये इटियोलॉजी के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, आगे हम जब चलते हैं तो इसके बाद में हमको ये भी पढ़ना होता है कि रोगों से हुई हानि। देखो, हमको पता है कि कोई भी जो रोगजनक है या रोग कारक है, अगर किसी भी प्लांट के ऊपर सरवाइव करता है, उसके ऊपर आता है, अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस प्लांट से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, वहां से पोषण प्राप्त करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है यानी जो पादप है, उसमें क्या होती है, कई तरह की विकृतियां आ जाती है, ठीक है। विकृतियां आने का मतलब है कि उसमें कई तरह के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोग के लक्षणों से क्या होता है कि उस पादप के अंदर जो भी उसका पुष्पन फलन है वो भी प्रभावित होता है, साथ साथ में जो उसके द्वारा होने वाला उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, रोगों से हुई हानि और उनके नियंत्रण का उपाय हम किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर हमको पता चल गया है कि रोग कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, किस प्रकार से रोग फैला रहे हैं और किस प्रकार से उनका जीवन चक्र है, और हम उनको किस प्रकार से प्रबंधन उनका किया जा सकता है, ठीक जैसा हमने एंटोमोलॉजी में पढ़ा था, यानी कि रोग पादप सॉरी कीट विज्ञान के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कीट है किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से वो प्लांट के ऊपर अटैक करता है। ठीक इसी प्रकार से हम ये देखेंगे यहाँ पे, रोगजनक जो होते हैं, रोग कारक जो होते हैं, वो किस प्रकार से प्लांट के ऊपर रोग फैलाते हैं। तो ये तो क्या होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, कि भाई साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रोग कारकों का, हेतुकी का और रोगों से होने वाले नुकसान एवं उनके प्रबंधन का स्टडी करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ परिभाषा यहाँ पे सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो रोग विज्ञान है इसको शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, वो पढ़ना हमसे इसलिए जरूरी है क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप बीमार होते हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पहले हर एक चीज पूछता है कि आपको जो बीमारी है कितने टाइम से हो रही है, कैसा आप फील कर रहे हो, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके फिर बाद में जांच करवाई जाती है, उसके बाद में ही आपको क्या दिया जाता है, दवाई दी जाती है।
डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं आप जाती है आपको वो दवाई देंगे, ठीक इसी प्रकार से हमको क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, लक्षण पढ़ने पड़ेंगे यानी शब्दावली पढ़नी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले और महत्वपूर्ण शब्दावलियों के अंदर पहले ही जो आती है वो है रोग। देखो रोग क्या है, रोग एक प्रकार की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि रोग किसी रोगजनक के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, या किसी जो हमारे पास फिजिकल फैक्टर होते हैं यानी भौतिक कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। तो देखो रोग होता क्या है, रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी माल फंक्शनिंग प्रोसेस है। पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रोग क्या होता है, एक हानिकारक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देखो क्या होता है, जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण भी प्रकट होते हैं। देखो ये जो लाइन है इसको आपको धीरे धीरे समझना है, क्योंकि हम इसको देखेंगे निरंतर उत्तेजना के कारण। अभी निरंतर उत्तेजना का यहाँ पे मतलब क्या है, निरंतर उत्तेजना का मतलब है कि रोग क्या होता है, रोग जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव है उसके सुचारू जीवन के अंदर कभी कभी क्या आ जाती है, किसी प्रकार की विकट परिस्थिति आ जाती है, या उसमें कहीं कहीं कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से आता है, किसी रोग कारक की वजह से भी आ सकता है या किसी भौतिक कारक की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, निरंतर उत्तेजना होना शुरू हो जाती है और रोग के लक्षण भी प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। निरंतर उत्तेजना के मतलब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसका देना चाहूंगा कि सपोज आप बाहर से कुछ खरीद के खाते हो, रोगजनक आपके बॉडी के अंदर जाएगा, थोड़ी देर बाद में आपको पेट दर्द होना शुरू होगा, ठीक है, उल्टी होना शुरू होगी, वो क्या है, उत्तेजना है, ठीक है। इस उत्तेजना के बाद में जैसे आपको लक्षण प्रकट होना शुरू होते हैं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, रोग कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार से जो पादप होते हैं, पादपों में भी देखो नींबू का जो कैंकर रोग है, ठीक है, यानी सिट्रस कैंकर जो है ये भी क्या है, एक प्रकार की रोग की श्रेणी में आता है। रोग क्या है, एक प्रकार का माल फंक्शनिंग प्रोसेस है जो निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है और इसमें क्या होती हैं, पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण भी प्रकट होते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन चीज आई है, एक तो क्या है, हानिकारक प्रक्रिया है, ठीक है, हानिकारक प्रक्रिया है, पहली बात इसने ये कही है। दूसरी बात क्या कही है, निरंतर उत्तेजना, ठीक है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है, यह है आपके पास में लक्षण प्रकट होना। ये तीनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, जो रोग है, रोग के क्या होते हैं, तीनों ही कारक होते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम देखते हैं जो अगली हमारे पास में परिभाषा होती है, वो है आपके पास में रोगजनक। देखो कोई भी रोग जो होगा वो दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो कोई फिजिकल फैक्टर वहां काम कर रहा है या फिर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। तो रोग जो होता है वो दो प्रकार से होता है। तो जो अगर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर जहाँ पे काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, पैथोजन कहलाता है, यानी रोगजनक कहलाता है। देखो रोग यानी कि बीमारी, जनक मतलब पैदा करने वाला, मतलब क्या हो गया, रोग को पैदा करने वाला, जिसको क्या कहा जाता है, पैथोजन भी कहा जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। उदाहरण ज़ैंथोमोनास जीवाणु, ठीक है। ज़ैंथोमोनास जो है ये क्या है, एक प्रकार का रोगजनक है जो प्लांट्स के अंदर क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। तो मतलब कोई भी ऐसा कारक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रोगजनक कौन होगा, हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या होगा, रोगजनक होगा। रोगजनक कौन सा होगा, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा। जैसे कि जीवाणु है, जीवाणु भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, ठीक है। वो क्या होगा आपके पास में, रोगजनक होगा। इसके बाद देखो दूसरी बात क्या होती है, परजीवी। परजीवी होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे सजीव प्राणी जो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्ति के लिए किसी अन्य या किसी दूसरे किस पे आश्रित हो, किसी दूसरे सजीव प्राणी पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं।
मतलब हम जैसे बात करें किसी हम एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं मच्छर का, तो मच्छर क्या है, एक परजीवी है। परजीवी क्या है, वो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करता है, दूसरे हायर जो एनिमल्स है यानी उच्च श्रेणी के जो जीव हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से जो रोगजनक होते हैं, जितने भी रोगजनक है, देखो एक छोटी सी मैं बात लिख रहा हूं, ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट। ठीक है, यानी कि सभी रोगजनक परजीवी होते हैं। ठीक है, देखो ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट, मतलब जितने भी पैथोजन है, रोग कारक है, ठीक है, जितने भी रोगजनक है वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। देखो परजीवी क्या होता है, वह जीव, ठीक है, वह जीव जो दूसरे जीव को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, जहां से क्या होता है, पोषण प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, जहां से पोषण प्राप्त किया जाता है। परजीवी क्या होता है, वह जीव जो दूसरे जीव यानी जहां से क्या किया जाता है, पोषण को प्राप्त किया जाता है, होस्ट पर रहकर पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, पोषण प्राप्त करता हुआ वृद्धि एवं गुणन करता है, उससे परजीवी कहते हैं। वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का ये भी एक रोगजनक है। फाइटोप्लाज्मा क्या है, ये भी एक प्रकार का रोगजनक है। ये फाइटोप्लाज्मा क्या करता है भाई, कई तरह के जो प्लांट्स हैं, कई तरह के पौधे पादप जो हैं, उनके ऊपर क्या देखा जाता है, इसका लक्षण देखा जाता है। क्या देखा जाता है भाई, इसका लक्षण वहां पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको क्या समझना जरूरी है, टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, यानी शब्दावलियां की रोगजनक क्या है। भाई नाम से पता चल रहा रोगजनक है, मतलब रोग को पैदा करने वाला कोई ना कोई कारक होगा। ठीक है, दूसरी क्या है, परजीवी। परजीवी यानी पर का मतलब होता है अन्य, जीवी का मतलब जीवित रहने वाला, यानी अन्य के ऊपर या किसी दूसरे होस्ट के ऊपर जीवित रहने वाला जीव क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और जितने भी रोग कारक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं भाई, परजीवी होते हैं। एक लाइन यहाँ पे देख लो, ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन। देखो क्या होता है, सभी रोगजनक परजीवी होते हैं, लेकिन सभी परजीवी रोगजनक नहीं होते। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है कि देखो क्या होता है, रोगजनक कौन है, सभी के सभी क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट क्या है, रोगजनक होता है, लेकिन सभी परजीवी रोगजनक नहीं होते। क्यों नहीं होते, जैसे कि राइजोबियम है। राइजोबियम क्या है, एक तरीके का जीवाणु है। ठीक है, वो जीवाणु क्या रहता है, लेग्यूम क्रॉप्स की जड़ों के अंदर रहता है। बदले में क्या करता है, वहां रहने के बदले में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब जिससे क्या होती है, प्लांट को प्लांट को क्या होता है, उससे फायदा होता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके का परजीवी तो है, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, नुकसान नहीं कर रहा। वो वहां पे किसी भी तरीके का रोग कारक नहीं है, रोग जनित नहीं कर रहा, मतलब रोग नहीं फैला रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो क्या है कि सभी रोगजनक परजीवी होते हैं, लेकिन सभी परजीवी रोगजनक नहीं होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा और अपने दिमाग में रखनी है। परजीवी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है, वो तो क्या हो गया, परजीवी। तो जितने भी पैथोजन होंगे, रोगजनक होंगे, वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर आश्रित रहते हैं। ये आई बात समझ में। लेकिन सभी परजीवी रोगजनक नहीं होते हैं, जैसे कि राइजोबियम।
ठीक है, जैसा कि क्या हो गया, राइजोबियम हो गया। इसके बाद हम हमारे जो नेक्स्ट टर्म जो देखते हैं वो देखते हैं मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, देखो कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ कारक तो ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ सजीव ऐसे होते हैं कि जो जिनको जीवित रहने के लिए सिर्फ जीवित की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि जिनको जिंदा रहने के लिए मृत या सड़े गले पदार्थों की जरूरत होती है। यानी कि कई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, मृत और सड़े गले पदार्थों को खा करके पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे सजीव जीवों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स। देखो, ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, म्यूकर कवक। भाई बात सिंपल सी है कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को खा करके वहां से न्यूट्रिशन की प्राप्ति करते हैं, यानी पोषण की प्राप्ति करते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास में सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से न्यूट्रिएंट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेप्रोफाइट्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि म्यूकर है। म्यूकर क्या है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है। दूसरा बात है परपोषी। देखो परपोषी क्या है, परपोषी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर कौन आश्रित रहता है, जिसके ऊपर पैरासाइट आश्रित रहता है या जिसके ऊपर परजीवी आश्रित रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, देखो परजीवी को आश्रय देने वाला जीव अर्थात एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है या आश्रित रहता है, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसके हम एग्जाम्पल में आपको बताऊं, मच्छर जो है, मच्छर क्या है, परजीवी है। मच्छर किस पर आश्रित है, मानव पर। ठीक है, मच्छर क्या है, परजीवी। मच्छर किस पर आश्रित है, मानव पर। तो मानव क्या हो गया उसका, परपोषी। ठीक है, परपोषी यानी क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा हम बात करते हैं किसकी, नींबू के कैंकर रोगजनक की। नींबू का कैंकर रोगजनक जो है क्या है, परजीवी है। ठीक है, वो किस पर आश्रित है, नींबू वर्गीय प्लांट्स पर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, परपोषी हो गया। यानी कि तो होस्ट कौन होते हैं, ऐसे जीवित जीव जिनके ऊपर कौन आश्रित रहता है, परजीवी आश्रित रहता है। ठीक है, ऐसे जीवित जीव जिनके ऊपर परजीवी आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पास में कहलाते हैं होस्ट। परजीवी को आश्रय देने वाले जीव अर्थात एक जीवित जीव जिसके ऊपर परजीवी क्या कर रहा है, आक्रमण करता है, उसके ऊपर रहता है, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उससे पोषण प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास में कहलाएगा परपोषी। आई बात यहां तक समझ में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो ही आप जो है पादप रोग जनक के जो भी आगे सिद्धांत आने वाले हैं, जो भी आगे हम रोग पढ़ने वाले हैं, रोग कारकों का जो पूरा लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां से ही क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं, देखो नेक्स्ट है अतिवर्धन। अतिवर्धन यानी हाइपरप्लेसिया। अतिवर्धन का मतलब होता है, अति यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, वर्धन का मतलब बढ़ना। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसी से हमको पता चल रहा है, अतिवर्धन मतलब तेजी से बढ़ना या जरूरत से ज्यादा बढ़ना अतिवर्धन कहलाता है। अब ये किसके लिए होता है, कोई भी प्लांट है या तो उसकी साइज जो होगी या उसकी जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है, कोशिकाओं की साइज बढ़ना, ठीक है, या उसके नंबर में बढ़ना। जैसे देखो परपोषी की कोशिकाओं की
संख्या में बढ़ोतरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। संख्या में बढ़ोतरी अगर होती है उसको हम क्या कहते हैं, अतिवर्धन कहते हैं। ठीक है, के कारण होने वाली अत्यधिक वृद्धि को अतिवर्धन कहा जाता है। ठीक है, एक मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी बॉडी के अंदर कुछ सिस्ट बन जाती है। सिस्ट का मतलब होता है गांठें बन जाती हैं। कैंसर की जो गांठ होती है वो क्या होती है भाई, कैंसर एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं अनियमित रूप से क्या करना शुरू कर देती है, विभाजन शुरू करना, विभाजन या विभाजित होना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी क्या होता है उसमें अनियंत्रित विभाजन होता रहता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही क्या कहलाता है, हाइपरप्लेसिया कहलाता है। ठीक है, देखो प्लेसिया का मतलब क्या होना है, प्लस होना है। प्लस होने का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, हाइपरप्लेसिया है, हाइपर का मतलब अत्यधिक, हाइपर का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। प्लेसिया मतलब प्लस होना या बढ़ना, अत्यधिक बढ़ना यानी कि संख्या के अंदर जरूरत से ज्यादा बढ़ना। इसका एक हम मानते हैं कैंसर। जो कैंसर होता है भैया, ये क्या है आपके पास में, वास्तव में ये हाइपरप्लेसिया का ही उदाहरण है। जो कैंसर होता है ना सिर्फ जीवों में बल्कि पादपों में भी देखा जाता है। यानी कि प्लांट्स के अंदर भी जो कैंसर है वो देखा जाता है। प्लांट्स की जो कोशिकाएं हैं, यानी जो पादपों की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर अनियमित रूप से अनियंत्रित अगर वृद्धि होती है, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास में कहलाता है अतिवर्धन या हाइपरप्लेशिया कहलाता है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। देखो टर्मिनोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण है, हर चीज समझना जरूरी है, तो ही आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आपको आ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक तो होता है अतिवर्धन यानी अत्यधिक बढ़ना, यानी संख्या में बढ़ोतरी होती है एक तो। ठीक है, और एक होता है आकार में बढ़ना। ठीक है, यानी अतिवृद्धि यानी हाइपरट्रोफी। ठीक है, हाइपर का मतलब वही है, अत्यधिक। ठीक है, और यहां पर भी क्या होता है, ट्रॉफी का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना ही होता है। लेकिन हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी में मुख्य अंतर जो है वो किस बात का है, मुख्य अंतर इस बात का है कि अतिवृद्धन यानी हाइपरप्लेसिया में तो संख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी कि कोशिकाएं अनियमित अनियंत्रित होकर के क्या होती है, बढ़ना शुरू कर देती है, संख्या में बढ़ती है। जैसे एक कोशिका थी, ठीक है, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बननी थी भाई, दो कोशिकाएं बननी थी, लेकिन एक कोशिका से अगर अनियंत्रित होकर के क्या होने शुरू हो जाती है, कई सारी कोशिकाएं बन जाती है। ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, हाइपरप्लेशिया, और यही अवस्था जो है कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। आई बात समझ में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं अतिवृद्धि जो है हाइपरट्रोफी। देखो परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी, ये महत्वपूर्ण बात है। संख्या में बढ़ोतरी होगी तो हाइपरप्लेसिया होगा, आकार में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा उसके अंदर आपके, हाइपरट्रोफी होगी। परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि को अतिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि परपोषी की कोशिकाओं में होने वाली आकार में जो बढ़ोतरी है उसको क्या कहा जाता है आपके पास में, अतिवृद्धि कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हर एक टॉपिक आपको जरूरी है समझना, बिल्कुल आवश्यक है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी में अंतर कीजिए। महत्वपूर्ण छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद में होता है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब देखो क्या होता है, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं कि जिनको जिंदा रहने के लिए एक जीवित परपोषी ही चाहिए होता है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एल्ब्यूगो जो है, एल्ब्यूगो कैंडिडा जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिसको हम वाइट रस्ट भी कहते हैं सरसों का, वो क्या होता है, सरसों के ऊपर ही जीवित रहेगा। सरसों के अलावा अगर मृत पार कोई भाग है तो मृत भाग के ऊपर वो जीवित नहीं रहेगा। यानी एक ऐसे परपोषी जिसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसी जीवित
परपोषी की ही आवश्यकता होती है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा परजीवी क्या कहलाता है? अविकल्पी परजीवी कहलाता है। अविकल्पी परजीवी का मतलब है कि अगर कोई विकल्प नहीं है उसके पास में, अगर जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं है उसके पोषण के लिए, तो वो मर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखो सिंपल सी बात है, अविकल्पी का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऑब्लिगेट कहलाता है। देख कैसे? ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि व गुणन करता है, जैसे कि एल्बुगो। यहाँ पे जो मेन चीज जो है ध्यान में रखने वाली बात आपकी ये है, जो अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि व गुणन करता है। ठीक है, ऑब्लिगेट क्या है? अगर इसको जीवित जीव नहीं मिलेगा तो इसका वृद्धि एवं गुणन रुक जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएगा। ठीक है, जैसे कि एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो क्या होता है? सरसों में होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है, जिसको क्या कहा जाता है? व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड भी कहा जाता है। सरसों का जो ये रोग है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, इसके बाद देखो उत्तक क्षयता क्या होता है हमारे पास में? नेक्रोसिस होता है। देखो उत्तक क्षय का क्या मतलब है? उत्तक की हानि। उत्तक क्षय का क्या मतलब है? उत्तकों की हानि, यानी कि जो उत्तक होते हैं इनमें क्या होना शुरू हो जाता है? जो कोशिकाएं हैं उत्तकों की, वो मरना शुरू हो जाती हैं। कोशिकाओं के मरने से क्या होगा? कोशिकाओं के डेस्ट्रॉयड होने से क्या होगा? जो उत्तक है वो क्या हो जाएगा भाई? पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। आई बात यहां तक समझ में? आपको चीजें जो है वो समझनी जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं। डायरेक्ट अगर आपको लाइन पूछ भी लिया जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब को समझ करके परिभाषा लिख सको, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? अविकल्पी। अविकल्पी कौन होता है? जिनके पास में कोई विकल्प नहीं होता। किसका? जो मतलब जिसको क्या है, जीवित जीव पर ही वो क्या कर पाएंगे? वृद्धि कर पाएंगे या गुणन कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी जीवित जीव के ऊपर वो क्या नहीं कर सकते? वृद्धि भी नहीं कर सकते, और ना ही क्या कर सकते हैं? वो गुणन कर सकते हैं। आई बात यहां तक समझ में आपके? देखो इसके बाद जो है उत्तक क्षयता का क्या मतलब होता है? उत्तकों की हानि। उत्तकों की हानि से क्या मतलब होता है? देखो जो हमारे इनसे जो इसमें क्या है, उत्तक जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोशिकाओं तथा उत्तकों की मृत्यु होना ही क्या कहलाता है? उत्तक क्षयता कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिकाएं तथा उत्तकों की मृत्यु होना ही क्या कहलाता है? उत्तक क्षयता कहलाता है। आई बात यहां तक समझ में? देखो टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। टर्मिनोलॉजी यानी कि परिभाषा, शब्दावली अगर आपको समझ में आ जाती है, यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक तो होता है अविकल्पी परजीवी, जिसको जीवित रहने के लिए जीवित की ही आवश्यकता पड़ती है, और एक होता है विकल्पी। विकल्पी के अंदर क्या होता है कि जीवित पे रहना उसको चाहिए, मतलब उसको जीवित रहने के लिए जीवित जीव ही चाहिए, लेकिन अगर जीवित जीव उपलब्ध नहीं है तो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से भी क्या कर सकता है? वो पोषण प्राप्त कर सकता है। यहां से भी आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हरिमाहीनता, यानी जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोसिस भी कहा जाता है। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? कि जो पादप हैं उनकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों का रंग जो है हरा से क्या हो जाता है? हरे से कैसे होता है? पीला पड़ना शुरू हो जाता है। पीला पड़ना शुरू कब होता है? जब उस पत्ती के अंदर क्या होना शुरू हो जाए? क्लोरोफिल की मात्रा कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो देखो पौधों के हरे भागों से पर्णहरित नष्ट होने के कारण पीला पड़ना ही क्या कहलाता है? हरिमाहीनता कहलाता है। हरिमा का मतलब होता है हरा रंग। ठीक है, हरिमा का मतलब होता है हरा रंग। हीनता का मतलब होता है नहीं होना। ठीक है, यही तो बात है, नाम से पता चल रहा है हरिमाहीनता मतलब क्या नहीं है? हरा रंग नहीं है। हरा रंग नहीं है तो पत्तियां कैसे हो जाएगी भाई? पीला पड़ना शुरू हो जाएंगी। पीला पड़ने की, जो पत्तियों की पीला पड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्लोरोसिस कहलाती है, और इसी को क्या कहा जाता है? हरिमाहीनता कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में? और दूसरी बात है देखो संचरण। यहाँ पे आप देख सकते हो पत्तियां जो है पीला पड़ना शुरू हो गई है।
ठीक है, इसकी जो मिड रिब है यानी कि मुख्य जो शाखा है, इसके आसपास का जो पूरा भाग है वो क्या हो गया है, पीला पड़ चुका है। तो ये क्या है भैया, ये आपके पास में किसका उदाहरण है, हरिमा हीनता का उदाहरण है। ठीक है, क्लोरोसिस का ये उदाहरण होता है। इसके बाद हम देखते हैं संचरण। संचरण क्या होता है भाई, ट्रांसमिशन होता है। संचरण क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। यानी रोग जनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण संचरण कहलाता है। देखो क्या होता है ना कि सपोज ये कोई हमारा क्या है, प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर क्या आया हुआ है, इस प्रकार के रेड रेड क्या है भैया, कुछ इसके अंदर लक्षण हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट के अंदर क्या है, लक्षण नजर आ रहे हैं। लेकिन एक हमारा क्या है, अन्य प्लांट और है, अन्य पौधा और है या पादप और है। ये कैसा है, ये बिल्कुल हेल्दी है ना। ये कैसा है, हेल्दी है। और ये कैसा है भैया, डिजीज है इसके अंदर। इसमें क्या है, डिजीज है, जबकि ये तो हेल्दी है। ठीक है, अब रोग का ये जो आपको कारक दिख रहे हैं, ये रोग कारक जो है, ये एक स्वस्थ पादप से, सॉरी, एक अस्वस्थ पादप से या रोग जनित पादप से स्वस्थ पादप तक किस प्रकार से जाएंगे। तो इनका जो संचरण है, यही संचरण क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। अब देखो ये जो रोग कारक है, ये यहां से यहां तक कैसे जाएगा, कोई लेकर जाएगा इसको, कोई लेकर ही जाएगा ना, अकेला तो जाने से रहा ही है। तो लेकर के कौन जाएगा, कोई ना कोई ऐसे इंसेक्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, यहाँ पे कोई इंसेक्ट होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट है, सपोज ये इंसेक्ट है ना, ये क्या है, इंसेक्ट हैं। अब ये इंसेक्ट भी कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं इंसेक्ट, या तो कौन हो सकता है, एफिड हो सकता है, या कौन हो सकता है, व्हाइट फ्लाई हो सकती है, या कौन हो सकता है, प्लांट हॉपर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एफिड हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। और ये वाहक ही क्या करते हैं, रोग को, या जो रोग कारक जो होते हैं, इनको एक आ, रोग जनित पादप से कहां तक लेकर जाते हैं, स्वस्थ पादप तक लेकर के जाएंगे। यही क्या करते हैं, स्वस्थ पादप तक लेकर के जाते हैं। कौन लेकर के जाता है, वेक्टर। ठीक है, और अधिकतर जो वेक्टर होते हैं भाई, किस प्रकार के बीमारी का संचरण करते हैं, विषाणु जनित। किस प्रकार की बीमारी का संचरण करते हैं, ये विषाणु जनित, यानी कि वायरस ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं, उनको कौन ट्रांसमिट करता है, वेक्टर। और जो बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक संचरण, या एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाने की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, संचरण कहलाती है, ट्रांसमिशन कहलाती है। आई बात यहां तक समझ में। देखो, रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण संचरण कहलाता है। उदाहरण, सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई। ये वाली जो है व्हाइट फ्लाई, ये एफिड भी हो सकता है, प्लांट हॉपर भी हो सकता है, लीफ हॉपर भी हो सकता है, मिलीबग भी हो सकता है, जेसिड भी हो सकता है। कई तरह के जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये क्या करते हैं, वायरस जनित रोगों का एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, पता चल गया ट्रांसमिशन क्या होता है। ये इसका उदाहरण है, सफेद मक्खी द्वारा टमाटर के पर्ण कुंचन विषाणु का संचरण। देखो, ये एक टमाटर का प्लांट था, जिसके ऊपर क्या था कि ये इस पे वायरस है। वायरस को यहाँ पे क्या किया, सफेद मक्खी जो है, इस सफेद मक्खी ने यहाँ से खाया होगा इसको, प्लांट को, यहाँ से रस चूसा होगा। रस के साथ में क्या चला गया, इसमें वायरस भी इस कीट के अंदर आ गया। ये जो कीट है, ये क्या करता है, वाहक है। ये क्या है, वाहक है। इसके अंदर क्या होते हैं, वायरस के, इसमें क्या होते हैं, वायरस पाया जाता है। अब ये वायरस कहाँ कैसे आएगा, ये एक हेल्दी प्लांट था, अब ये कीट जो है इसके ऊपर आकर के खाना शुरू करेगा, तो वायरस क्या है, इसकी बॉडी में से अब कहाँ चला जाएगा, प्लांट के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ये संचरित होता जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में हम देखेंगे संक्रमण। संक्रमण का क्या मतलब होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन देखो क्या होता है,
परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना ही संक्रमण कहलाता है। देखो, अब क्या होगा, जो परपोषी है, परपोषी क्या होता है हमारे पास में, होस्ट है, ठीक है, होस्ट है। अब इस होस्ट के अंदर कौन आ गया है, पैथोजन, यानी कि रोगजनक आ गया है। रोगजनक जो है परपोषी में आकर के बैठ गया है, और उसमें परपोषी में आने के बाद में वो उसने क्या किया है, खुद का गुणन करना शुरू कर दिया है, खुद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। वही प्रक्रिया क्या है, वही चीज क्या कहलाती है, संक्रमण कहलाती है। जैसे कि देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप स्वस्थ हैं एकदम, तब आपको किसी भी तरह कोई भी इरिटेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई क्या नहीं है, आपको शरीर में आपको फीलिंग जो है बिल्कुल अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन आप छोटा सा एग्जांपल मानो कि जैसे आपको जुकाम हो जाती है, ठीक है, जुकाम हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि जुकाम हुई, रोगजनक कौन है, विषाणु है, वायरस है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। पहले बॉडी से बाहर था जब तक आप स्वस्थ थे एकदम, ठीक है। लेकिन जैसे ही रोगजनक जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद में वो रोगजनक क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी कि अपने क्या करना शुरू कर देता है, गुणन शुरू कर देता है। तो क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी में वायरस आने के बाद में जब वो क्या करना शुरू करेगा, मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, तो हमको क्या नजर आने लगेंगे, लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि हमको हेडेक होना शुरू होगा, है ना, नाक से स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, छींक आना शुरू हो जाएगी, बुखार आना शुरू हो जाती है, गले में खराश होना शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या है, उसके लक्षण हैं। वो लक्षण कब आए, जब रोगजनक क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर आ गया है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है कि किसी भी परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। उम्मीद करता हूं जितने भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर एक चीज जो है हम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी एनसीईआरटी से कोई लाइन बाहर ना जाए, एनसीईआरटी का कोई जो टॉपिक वो छूटे ना। एग्जाम के अंदर जो भी आएगा आपको यहीं से आएगा, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो चाहे, या फिर वो कौन सा एग्जाम हो, आपका आईसीआर का एग्जाम हो, बीएचयू का एग्जाम हो, जेट का एग्जाम हो, एनीथिंग, यहां से जो भी कुछ है यहीं से आने वाला है, बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे आप। इसके बाद में हम देखते हैं लक्षण। देखो, संक्रमण अगर हो गया है, संक्रमण होने के बाद में जैसे ही जो रोगजनक है बॉडी के अंदर जाने के बाद में गुणन करना शुरू करता है, उसके दौरान क्या होता है, हमको कुछ बदलाव नजर आते हैं। वो बदलाव ही क्या कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि एक रोग के कारण, रोगजनक के कारण या रोग के कारण पौधे में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक प्रतिक्रियाओं या बदलावों को रोग के लक्षण कहा जाता है। जैसे पर्णकुंचन रोग और हरिमाहीनता। देखो क्या होता है, अभी हमने हरिमाहीन वो सॉरी पर्णकुंचन पढ़ा था, या हमने वायरस ट्रांसमिशन पढ़ा था, ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था संचरण। तो वायरस जनित जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर वायरस का अटैक आया हुआ होता है, उनकी पत्तियां कैसी होती है, सिकुड़ी हुई नजर आती है, ठीक है। पत्तियां जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं या ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, उस रोग के लक्षण हैं। वो रोग के लक्षण कब उत्पन्न हुए, जब रोगजनक उसमें जाकर के स्थापित हो गया था, यानी जब रोगजनक का उस प्लांट के अंदर या उस पौधे में जब संक्रमण हो गया था। संक्रमण होने के बाद में अब क्या नजर आ रहे हैं, उस रोगजनक द्वारा किए गए बदलाव जो बाह्य स्तर पर भी हो सकते हैं और मतलब अंतः स्तर पर भी ये हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास में कोई फ्रूट है, ठीक है। इस फ्रूट के ऊपर आपको इस तरीके के आपको भूरे भूरे रंग के आपको धब्बे नजर आ रहे हैं। तो ये धब्बे क्या है, वास्तव में ये संक्रमण है। ये क्या है, सॉरी, ये किसका ये है सिम्टम, ये क्या है, लक्षण है। पौधे के ऊपर या प्लांट के ऊपर जब आपको बाहर से देखने पे इस तरीके के काले धब्बे, भूरे धब्बे या पीले धब्बे, या आपको पत्तियां मुड़ी हुई नजर आती हैं, या पीली पत्तियां जो है पीला पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, या जो फल है वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये दर्शाता है
कि ये क्या है, एक लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी रोग जनक ने क्या कर दिया है, रोग को उत्पन्न कर दिया है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई रोग जनक मौजूद है, जिसकी वजह से हमको इस प्लांट के अंदर, इस पौधे में, या इसके जो फल हैं इनके अंदर ये काले रंग के जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, किसके फलस्वरूप दिखाई दे रहे हैं, ये इन्फेक्शन के फलस्वरूप, यानी कि किसी रोग जनक के स्थापित होने के बाद में उसके द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ बाह्य और आंतरिक लक्षण जो हमको पादप के ऊपर दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, लक्षण कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? सिम्टम क्या होते हैं, किसी भी रोगजनक के द्वारा किसी पादप के ऊपर दिखाए गए जो क्या है बदलाव हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम देखते हैं चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है साइन। एक तो होता है लक्षण और एक होता है साइन। तो देखो, पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक या उसके भाग ही रोग चिन्ह कहलाते हैं, जैसे छाछा और तुलासिता। ठीक है, छाछा और तुलासिता जो रोग है, इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आप एग्जांपल देख लो कि चिन्ह क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी बोलते हैं कि सिम्टम नजर आ रहे हैं, कभी बोलते हैं साइन। तो साइन और सिम्टम में नजर डिफरेंस क्या होता है? साइन क्या होता है कि जैसे ही भैया कोई प्लांट है, किसी भी रोगजनक का वहां पर अटैक हुआ है, तो उसके अटैक के फलस्वरूप कुछ कुछ आपको रोग के चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे कि एक पूरा प्लांट है, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे इस तरीके से साइन दिखाई देंगे, इस ऐसे कोई तो आप देख करके समझ जाओगे कि भैया यहाँ पे इस रोग के क्या मिल रहे हैं, हमको चिन्ह मिल रहे हैं, मतलब क्या होने वाला है, इस रोग का इस पे अटैक आने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, निवेश द्रव्य यानी इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब क्या होता है, देखो, रोग जनक का वह भाग, देखो रोग जनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण पापित करने योग्य हो जाता है, उसे निवेश द्रव्य या इनोकुलम कहते हैं। इनोकुलम का मतलब क्या है, देखो, क्या है कि एक यहाँ पे दो हमारे पास में क्या है, फल है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, दो फल हैं यहाँ पे। एक तो इस पे तो क्या है, डिजीज आई हुई है, या हम बोल दे रोगी फल है ये। ठीक है, और ये कैसा है, स्वस्थ फल है। अब देखो क्या है, रोग जनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण पापित करने के योग्य हो जाता है। यहाँ पे क्या है, रोगी फल है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे रोग जनक भी होगा। यहाँ पे क्या क्या मौजूद होगा, यहाँ पे रोगी फल है, मतलब इस फल के ऊपर क्या लगा हुआ है, पहले से रोग लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रोग जनक हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे ये रोगजनक हो गया है। इसके बाद में हम देखते हैं ये स्वस्थ फल है। अब सपोज अगर ये स्वस्थ फल इस बीमारी वाले फल से क्या हो जाता है, टच हो जाता है, किसी भी प्रकार से अगर ये टच हो जाता है, तो ये जो रोगजनक है ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाता है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, फिर संक्रमित हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये संक्रमित हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस रोग जनित भाग का छोटा सा हिस्सा भी क्या हो जाता है, किसी स्वस्थ फल को संक्रमित करने के लिए काफी होता है। ये चीज क्या कहलाती है, निवेश द्रव्य कहलाती है, यानी कि इनोकुलम कहलाती है। ठीक है, आई बात यहां तक समझे? मतलब जैसा क्या है, दूध है, दूध के लिए एक छोटा सा जो हम छाछ यूज लेते हैं, या जो हम किसको जावन जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा ही काफी होता है पूरे दूध को किसमें परिवर्तित करने के लिए, दही में परिवर्तित परिवर्तित करने के लिए। वो परिवर्तित क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने जो छोटा सा उसमें जावन जो डाला है, उस जावन में क्या है भैया, उसमें बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जो क्या कर रहे हैं, उस पूरे के पूरे दूध को दही में बदल दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कोई भी रोगग्रस्त जो फल है, इसका छोटा सा पैथोजन भी क्या कर सकता है, छोटा सा रोग कारक भी क्या कर सकता है, एक बिल्कुल सामान्य और हेल्दी फ्रूट या प्लांट के पादप को क्या कर सकता है, वो संक्रमित कर सकता है। ये ही जो इसकी जो कैपेसिटी है, ये जो इसका लक्षण है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, निवेश द्रव्य कहलाता है, यानी कि इनोकुलम कहलाता है। ठीक है,
यहां तक आया समझ में? के बाद देखो, पांडुरता। पांडुरता का मतलब क्या होता है? इटियोलेशन। इटियोलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? पांडुरता कहलाता है। मतलब क्या होगा? ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आप किसी पौधे को, ठीक है, पौधे को उठा करके एक बंद अंधेरे कमरे के अंदर अगर आप बंद कर देते हो, तो सनलाइट के अभाव में, यानी सूर्य के प्रकाश के अभाव में, उसमें क्या रुक जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की वजह से पौधे जो क्या है, पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहलाता है? इटियोलेशन कहते हैं। यही क्या कहलाता है? पांडुरता कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है? वाहक। वाहक यानी कि वेक्टर। वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं, रोग वाहक कहते हैं। जैसे सफेद मक्खी। सफेद मक्खी के अलावा देखो क्या क्या होते हैं? एफिड भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा लीफ होपर भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्लांट होपर भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मिलीबग भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास में केल कीट भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है? ये सभी के सभी क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। और देखो, जितने भी वेक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं? सभी के सभी रस चूषक कीट होते हैं। ठीक है। और ये कौन से गण से बिलोंग करते हैं? कौन से गण से आते हैं ये सभी के सभी आते हैं आपके पास में हेमिप्टेरा। ठीक है। ये सभी के सभी किससे आते हैं? हेमिप्टेरा से आते हैं। और रस चूसने वाले कीट हैं, तो रस चूसने वाले कीट हैं तो इनके मुखांग जो होंगे, मुखांग कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं आपके पास में भेदने व ने वाले, यानी कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। आई बात यहां तक समझ में? देखो, ये वाहक जो होते हैं, वाहक कौन होते हैं? एफिड, लीफ होपर, प्लांट होपर, मिलीबग, स्केल इंसेक्ट हो सकते हैं। सभी सभी के सभी कैसे होते हैं? रस चूसने वाले कीट होते हैं, यानी कि हेमिप्टेरा गण से ये आते हैं सभी के सभी। और मुखांग इनके कैसे होते हैं? भेदने व चूसने वाले होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से जो कीट हैं वो क्या हैं? रस चूसक कीट हैं, तो आपको सफेद मक्खी ना देकर के बाकी नाम भी दिए जा सकते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना आवश्यक है। देखो, इसके बाद जो है अल्टरनेट होस्ट, एकांतर परपोषी। देखो क्या होता है कि कभी कभी एक जो रोगजनक होता है वो दो मतलब किन पे आश्रित रह सकता है। मतलब अगर एक पादप अनअवेलेबल है, अनुपलब्ध है, तो वो दूसरे के ऊपर सरवाइव कर जाएगा। जब तक दूसरा अनुपलब्ध है तो वो इसके ऊपर सरवाइव कर जाएगा। मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जातियों पर परपोषी पौधे में वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है, उसे एकांतरण परपोषी कहते हैं। जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई कवक हेतु बारबरी झाड़ी। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई जो रोग कारक है उसका जीवन चक्र दो अलग अलग पादपों के ऊपर पूर्ण होता है। ठीक है। एक ऐसा रोग कारक जिसका जीवन चक्र दो अलग अलग पादपों के ऊपर पूर्ण होता है, तो वो जो दूसरे वाला पादप है वो क्या कहलाता है? उसका अल्टरनेटिव होस्ट कहलाता है। ठीक है। यानी कि एकांतर परपोषी कहलाता है। ठीक है। जैसे कि पक्सिनिया हम आगे पढ़ेंगे, गेहूं के अंदर लगने वाला रोग है ये पक्सिनिया, जिसको व्हीट रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई है, इस कवक को अपनी जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बारबरी झाड़ी की। लेकिन इसका जो अटैक हमको नजर आता है, ये किस पर नजर आता है? गेहूं के ऊपर नजर आता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? गेहूं तो इसका मुख्य पादप है, मुख्य होस्ट है, लेकिन अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है भैया? इसको आवश्यकता पड़ती है बारबरी झाड़ी की।
ठीक है, बार बार ये जो झाड़ी है इसकी आवश्यकता पड़ती है। यही चीज क्या कहलाती है, यही एकांतर परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो कवकनाशी यानी कि फंजीसाइड। फंजीसाइड क्या होता है, कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ मुख्यतः रासायनिक यौगिक जो कवक के लिए विषैला हो तथा कवक को मारने के लिए सक्षम हो, उसे कवकनाशी कहते हैं, जैसे मैंकोजेब, थायरम, कार्बेंडाजिम इत्यादि। कहने का मतलब है कि हमारे पास में जो भी मुख्य रोग कारक होते हैं, पादपों के अंदर जो भी मुख्य रोग कारक होते हैं वो कौन होते हैं भाई, उनके फंगस जो होती है यानी कवक जो होते हैं मुख्य रूप से पादपों में सबसे ज्यादा वो बीमारियां फैलाते हैं। और बीमारियां फैलाने के साथ में जो उनको उन बीमारी का फैलाने वाले कवकों को जो नियंत्रित करने के लिए जो हमारे पास में केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, कवकनाशी यानी कवकों को नाश करने वाले यानी फंजीसाइड कहलाते हैं। फंजीसाइड कौन कौन से होते हैं, मैंकोजेब होता है, थायरम होता है और कार्बेंडाजिम ये होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मिनोलॉजी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखो पैथोवार। पैथोवार क्या होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पीवी से, यानी जीवाणु के रोगजनक जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित कर सकता है, जैसे कि ज़ैंथोमोनास एक्सिनोपोडस पैथो सिट्राई केवल सिट्रस के प्लांट को ही संक्रमित करेगा। पैथोवार का मतलब क्या होता है, देखो रोगजनक जो होते हैं, रोगजनकों का भी उसमें कुछ एक ऐसा स्ट्रेन होता है, रोगजनक का कुछ एक ऐसा हम बात करें विभाजन होता है जो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वंश की प्रजाति को ही क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ज़ैंथोमोनास। ठीक है, जो ज़ैंथोमोनास है, ये जो ज़ैंथोमोनास है बैक्टीरिया की, इसकी कई अलग अलग स्पीशीज होती हैं, इसके कई अलग अलग क्या होते हैं, उप विभाजन होते हैं, जैसे ज़ैंथोमोनास टिट्रिसाई सॉरी ज़ैंथोमोनास एक्सिनोपोडिस होता है। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं इसके भाग होते हैं, तो अलग अलग जो स्पीशीज है वो अलग अलग टाइप के प्लांट के ऊपर क्या करेगी, वो डिजीज को कोज करती है। ठीक है, इसके बाद है रोग चक्र यानी डिजीज का साइकिल। पादप में या पौधों में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम, इसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव शामिल होता है, यह क्या कहलाता है, उसका रोग जनक कहलाता है। ठीक है, सॉरी रोग साइकिल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्वांगी। सर्वांगी का मतलब क्या होता है, सिस्टेमिक, ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है उसे सर्वांगी कहते हैं, जैसे विषाणु रोग कारक और कार्बेंडाजिम कवकनाशी। देखो मैंने आपको पहले बताया था, कल जब हम हमारी एक बार एंटो वाली क्लास हुई थी, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कौन से होते हैं, कि ऐसे इंसेक्टिसाइड जो पूरे प्लांट के सिस्टम के अंदर फैल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ रोगजनक ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे प्लांट के अंदर ही अंदर फैल जाते हैं, जैसे कि वायरस। ठीक है, जैसे क्या होता है भाई, वायरस जो है वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ही अंदर फैल जाते हैं। इसके बाद देखो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, वो क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक क्या होते हैं भैया, एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल है जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वही केमिकल दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है, यानी कि नुकसानदायक होता है, उससे उसको क्या होता है, हानि पहुंचती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ये आपके एंटीबायोटिक के नाम से भी जानी जाती है। और मेडिकल की दुकान पर आप जाते हैं तो कई बार एंटीबायोटिक भी आप खरीद करके लाते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद है फाइलोडी। फाइलोडी भाई एक क्या है, रोग का कारक है ये। ठीक है, मतलब फाइलोडी क्या है, एक प्रकार का आप हम मान सकते हैं लक्षण है, सिम्टम है। इसमें देखो क्या होता है, पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में रूपांतरित होना ही क्या कहलाता है, फाइलोडी कहलाता है, जैसे तिल की फाइलोडी रोग। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो पुष्प होता है, मतलब किसी रोग कारक की वजह से जो पुष्प है,
पुष्प किस में परिवर्तित हो जाता है? पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो जो है बदलाव जो है पुष्प का पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाना, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फिलोडी डिजीज कहलाती है। यानी फाइलोडी डिजीज जो है वो रोग कारक की वजह से होती है। इसमें क्या होता है? पुष्प पत्ती नुमा संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास थी इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी के अंदर कवर की गई सभी डेफिनेशंस को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।